हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए, आज जो है हम जीके का क्लास नंबर 1 है। जीके भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन, और दूसरा होता है डायनामिक पोर्शन, जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे, और वन मोर थिंग कि करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पीछे की चीज़ें पता होना। जो पीछे की चीज़ें होती है वो स्टैटिक पोर्शन में ही आपको मिलेंगी। तो इन दोनों को मिलाकर अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे किसी अच्छे टीचर से या फिर मुझसे ही पढ़ोगे, तो मैं इस सब्जेक्ट को पूरा 50 घंटे में ख़त्म करूँगी, ठीक है। 50 घंटे लगेंगे। हो सकता है कि इसमें और 2 घंटे ऐड कर दो, 52 आवर्स। लेकिन इससे कम घंटे में अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, इससे कम टाइम में अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, तो समझ लो कि वो पूरी तरीके से आपको नहीं पढ़ा रहा है। उसको बस उसका कोर्स बेचना है। उसे मतलब नहीं है कि आपको कितना ज्ञान आया है, क्या नहीं आया है। उसे बस उसका टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बस आपकी आँखें खोलना चाहती हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कहा कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले क्या करना है आपको, आपने अगर मेरा कोर्स परचेज़ कर रखा है या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हो, ये फ्री वाला वीडियो होगा ऑफ कोर्स, तो पहले स्टैटिक वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो, और पैरेलल बेसिस पे करंट अफेयर की भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, वो देखना है आपको। जैसे अगर आपने 2 लेक्चर्स कर लिए स्टैटिक पोर्शन के, ठीक है, 2 लेक्चर कर लिए स्टैटिक पोर्शन के, तो एक करंट अफेयर का वीडियो आपको देखना ही देखना है। पैरेलल बेसिस पे चलते रहेगा तो क्या होगा कि आपके जो है जल्दी से जल्दी आप ख़त्म कर पाओगे ये चीज़ों को, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रही हूँ ये चीज़ें, इसलिए आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, आपका टाइम बचेगा। अब वो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम लाइव क्यों नहीं कर रहे हो, कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें लाइव का भी तो ऑप्शन होगा। जी हाँ, एप्लीकेशन में भी लाइव का ऑप्शन है, इवन यूट्यूब पर भी तो लाइव ऑप्शन है। एप्लीकेशन का तो चलो पेड है, ठीक है, जो लाइव होता है वो पेड होता है। बट फिलहाल के लिए ये सोचो कि यूट्यूब पे तो फ्री में है लाइव, लेकिन मैं वो प्रिफ़र नहीं करती हूँ। लाइक जनरली मैं प्रिफ़र नहीं करती, क्यों? क्योंकि ना आप देखना, बहुत सारे लोग ना लाइव जो होता है ना, कमेंट्स पढ़ो, हर एक का नाम लो, ये चीज़ वो चीज़, जो टॉपिक है उससे नेसेसरी जो भी पोर्शन है वो छोड़ के बाकी सारा चीज़ें चलता है। तो मैं आप लोगों का 1 मिनट भी बेकार नहीं करना चाहती, ठीक है। अगर आप 1 घंटा मुझसे पढ़ रहे हो तो वो 1 घंटा फ्रूटफुल हो, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि फालतू में टाइम पास हो जाए, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ लाइव तो शायद अभी फ़िलहाल तो लाइव नहीं हो पाएगा, इस साल तो नहीं, जब तक मैं अपना खुद का घर नहीं ले लेती या फिर शिफ्ट नहीं हो जाती फिर से नागपुर, तब तक तो नहीं होगा लाइव, ठीक है। अब जीके में कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे मैम, आप बता दीजिए। अगर हम किसी और से भी पढ़ रहे हैं या फिर हम अगर किसी बुक से भी पढ़ रहे हैं, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कोर्स वगैरह लेना, तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो सिंपल है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ वो देख लो, और अगर आप मुझसे पढ़ो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल सिम्बल्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? नेशनल सिम्बल्स। इसमें सारे सिम्बल्स आते हैं, ठीक है। लाइक हमारा फ्लैग आ गया, एम्बलम आ गया, सारी चीज़ें आ गई, और इसमें हम ऐड ऑन करेंगे जैसे कि नेशनल बर्ड, नेशनल जो एनिमल है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, इकट्ठा ही नेशनल सिंबल में आ जाएगा। देन हम पढ़ेंगे इसी में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आजकल आप नेटो का बहुत ही ज़्यादा नाम सुन रहे हो, ठीक है, नेटो का बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे हो। अगर आप न्यूज़पेपर उठा रहे हो और नेटो के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये नेटो बना कब है, क्यों बना था, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है। तो इसीलिए स्टैटिक पोर्शन पहले पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप यूनाइटेड नेशन के बारे में भी पढ़ रहे हो, कोई चीज़ आई है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, ठीक है, यूएनजीसी की जो जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, वो मीटिंग अगर हाल फिलहाल हुई, आपने न्यूज़पेपर उठाया, आपने पढ़ा, आपको लगेगा कि ये यूएन क्या चीज़ है, ठीक है। अगर कोई फ्रेशर्स है या फिर कभी आप ज़िंदगी में पहली बार तो पढ़ोगे ना कोई ना चीज़, तो ये यूएन क्या है, ये यूनाइटेड नेशन क्या है, तो ये स्टैटिक पोर्शन में पहले पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेकेंडली, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह से है। आपको जब मैं पढ़ा रही हूँ, जब मैं समझा रही हूँ, ठीक है, मैं हमेशा कहानी के फॉर्मेट में समझाती हूँ। कोई भी चीज़ हो, कहानी, मैं इवन इकोनॉमिक्स भी एकदम कहानी की तरह पढ़ाती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता, DFCCL का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, इकोनॉमिक्स मैंने एकदम कहानी की तरह पढ़ा है। उतना बोरिंग सब्जेक्ट मैंने कहानी में कन्वर्ट करके पढ़ा है। ओके, ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे। तो अब जब मैं पढ़ा रही हूँ, जब मैं समझा रही हूँ, कोई भी लिखेगा नहीं,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान के दो सेंसेस एक साथ काम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप तुरंत तुरंत लिखना शुरू करो, नहीं, वो गलत है, ठीक है। तुरंत तुरंत ऑफलाइन में भी नहीं होता है तुरंत तुरंत लिखना। पता है कि मैंने ऑफलाइन में 5 साल पढ़ाया है, और अब अराउंड 5-7 साल का हो, लेकिन पहले 2 साल ऐसे कंटिन्यूस नहीं थे, तो 5 साल कंसिडर करती हूँ मैं इसे। तो मैं क्या करती थी, या फिर मेरे साथ के जितने भी कलीग्स थे, ठीक है, वो पहले पढ़ा देते थे कहानी की तरह, फिर बोर्ड पे लिखते थे, और फिर बच्चों को टाइम देते थे लिखने के लिए। इसीलिए 3.5 घंटे का क्लास होता था, एक एक 3.5 घंटे का क्लास लेते थे हम लोग, ठीक है, एक एक क्लास डेली। तो यहाँ पे वही बात कहना चाहूँगी मैं कि पहले जब मैं समझा रही हूँ तो आराम से समझ लो, कहानी की तरह समझा देती हूँ तो समझ में तो आ ही जाता है आराम से, लेकिन लिखना नहीं है। अब लिखना कब है मैम, वो तो बता दो। तो लिखना तब है जब मैं कहूँ कि हाँ लिखना शुरू करो, तो हम दोनों एक साथ लिखेंगे, आप भी लिखेंगे मैं भी लिखूँगी, ओके, क्योंकि ये ऑनलाइन बैच है तो हम लिख सकते हैं एक साथ, ओके। तो देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो गया। सेकंड, हम यहाँ पे पढ़ेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और ये कौन से एग्जाम में नहीं आता बताओ, हर एग्जाम में अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन आते हैं, नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ हो गया आपका नेशनल जो अवार्ड्स होते हैं उनसे आ जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे जो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम पढ़ेंगे, मतलब इसमें नेशनल अवार्ड्स भी आ जाएंगे और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। देन हम इसके बाद पढ़ेंगे साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, ठीक है, साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक जो है एक मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आता है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेटा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, मतलब यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन जो अदर एग्जाम्स है हमारे, जैसे एसएससी हो गया, रेलवेज़ की एग्ज़ाम हो गई, कोई भी छोटी मोटी एग्ज़ाम जो आती है उसमें उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। उसमें क्या पढ़ना होता है, इसरो ने या फिर डीआरडीओ ने, ठीक है, जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इनका एक्चुअली इनका स्थापना कब हुआ था, ये फाउंडेशन कब रखा गया था, इनके जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, इनका जो है कितने जगह इनकी लैबोरेटरीज़ है या फिर इनके ऑफिसेस है, इन्होंने हाल फिलहाल, ठीक है, हाल फिलहाल 2-3 साल में, ठीक है, कौन से ऐसे लॉन्चेस कर रखे, ठीक है, किस तरह की सैटेलाइट लॉन्च की है, कुछ लॉन्च किया है क्या, अगर लॉन्च किया है तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो न्यूज़ में बने रहेंगे, भले वो 2010 में कुछ लॉन्च हुआ हो, लेकिन वो न्यूज़ में अभी भी बना रहेगा 2022 तक। तो अब ये न्यूज़ में बना रहेगा, तो आप ऐसे नहीं कहोगे एग्जामिनर को कि भाई 2010 वाला करंट अफेयर कैसे पूछ लिया। जैसे रेलवेज़ में होता है ना, आरआरबी में, रेलवे में आपको पूछ लिया जाता है 2018 का। अब जैसे आरआरबी एनटीपीसी का ही मुझे एक क्वेश्चन याद आता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का, हाँ सीबीटी 1 का क्वेश्चन था, जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, ये 2018 में लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए पैसा दिया था, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन गया था। तो आप एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई तूने 2018 का क्यों पूछ लिया। उसने 2018 का इसलिए पूछ लिया क्योंकि हमारे मोदी जी या फिर हमारे कोई जो हमारे बड़े मिनिस्टर है, वो बार बार अपने भाषण में, ठीक है, बार बार अपने भाषण में, अपने स्पीच में ये बताते रहते हैं कि ये प्रोग्रेस हो रखा है, ऐसा किया, जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई सैटेलाइट है, गगनयान के बारे में, तो बताते रहते। तो इसका मतलब क्या है कि बम्बार्टमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर को फुल राइट है कि वो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई 2018 का पूछ लिया। मैंने इतने सारे जो है, कभी कभी मैं देखती हूँ ऐसे वीडियोस वगैरह, वो बोलते कि अरे पेपर तो बहुत हार्ड आ गया, उसमें 2018 का जो है करंट अफेयर पूछ लिया, 2019 का पूछ लिया। मूर्ख होते वो लोग जो कहते हैं कि बहुत हार्ड आ गया, 2018 का पूछ लिया। अरे देखो तो सही कि आसपास क्या चल रहा है। और ये जो बातें करते हैं ना, वो वही लोग करते हैं जिन्हें पूरा नॉलेज नहीं होता, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है, ढंग का नॉलेज है, तो आप ऐसा कभी कहोगे ही नहीं। और आपका नॉलेज इनलाइटमेंट ही करना है मुझे, ठीक है। अगर आपने मेरा जीए का कोर्स कर लिया, जो फ्रेशर है, ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं और जो 1 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल से हो या 2 साल से हो, 3 साल से हो, इन सबको इनलाइटमेंट आ जाएगी जनरल अवेयरनेस में। आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है। मैं उसका प्रॉमिस ले रही हूँ, गारंटी ले रही हूँ। आप लोगों को ऐसा लगेगा ना, अगर आप मेरा 1 साल का कोर्स परचेस कर रहे हो, या 1 साल की वैलिडिटी वाला, या फिर 6 मंथ्स वाला, या फिर अगर जनरल साइंस का बहुत सारे हैं वहाँ पे कोर्सेस, कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हो,
तो आपको ना वो वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद भी ऐसा लगेगा कि और पढ़े, इनलाइटमेंट हो रहा है, और समझना है इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको सर्विस देने के लिए रेडी हूँ, बस आप पढ़ने के लिए रेडी रह जाइए। मैं बिल्कुल आपका टाइम पास नहीं करूँगी, ओके ना। अपना टाइम पास आपने करना भी चाहिए, ठीक है। इधर उधर मत भटकिए। मैं सच बता रही हूँ, मैं जेन्युइन टीचर हूँ, ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा दिल लगा कर पढ़ाती हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। रात के बज रहे 1:46, ठीक है, 46। अब मैंने ये रात में क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का नॉइज़ वगैरह आए और आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो। समझ में आ रहा है? तो इतना डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ा रही हूँ, बस आप इतना डेडिकेशन दिखाओ, पढ़ो। मैं बता रही हूँ, भगवान कसम आप लोग इतना अच्छा जी कहीं नहीं पढ़ोगे। और एग्ज़ाम में जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, अगर मैंने इतना ही पेज पढ़ाया है और इतने ही पेज से, ठीक है, इतने पेज में से कोई इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया है, 100% एक्यूरेसी के साथ सारा लोग करेंगे, जितने भी लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है, ठीक है। बस इतनी गारंटी दे रही हूँ मैं। चलो, अब साइंस एंड टेक पढ़ लिया। इसमें हमें और पढ़ना पड़ता है डिफेंस, जैसे मैंने अभी कहा ना, DRDO का। तो डिफेंस में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो डिफेंस में पढ़ना, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गई आपकी, ठीक है। कोई पैक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई कमीशन हो रहा है किस तरह का, जैसे अभी फ़िलहाल क्वाड बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हमें डिफेंस में पढ़नी है। ये सारी चीज़ें मैं अभी क्यों बता रही हूँ, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ। ओवरऑल एक जो आपका कहेंगे कि क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, या फिर क्या क्या पढ़ेंगे हम, ये बताना ज़रूरी तो है। ऐसा ना हो कि बस मैंने लिख के दे दिया ये पढ़ेंगे, दैट्स इट। आपको तो पता नहीं कि इसमें इन डेप्थ क्या है, तो आप वो मुश्किल में पड़ जाओगे कि भाई ये तो पढ़ाएगी या नहीं है मैम। तो इसलिए मैं पहले ओवरऑल एक लुक दे रही हूँ आपको, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि उज्ज्वला योजना के बारे में कुछ भी हो जाए, मोदी जी कहीं भी चले जाए, वो एक ना एक बार उनके भाषण में उज्ज्वला योजना के बारे में बात करेंगे, मतलब करेंगे। और हमारे मोदी जी ने बात कर ली, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पेपर का क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने पहले ही कह रखा है एग्जामिनर से, जहाँ पर मैं जाऊँगा, जहाँ पर मैं साइन करूँगा, या फिर जहाँ पर मैं पैर भी रखूँगा, वहाँ से तुझने क्वेश्चन पूछना है मतलब मजाक कर रही हूँ, बट ऑन सीरियस नोट, कि मोदी जी अगर कहीं जाते भी है, ठीक है, उनका अगर वो कहीं जाते, जैसे कोरोना टाइम में ये ज़्यादा नहीं जा पाए तो हम बच गए। 2021 का इतना ज़्यादा है नहीं करंट अफेयर, लेकिन अब 2022 में ये घूमेंगे तो 2022 का बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये कहीं जाकर साइन करते हैं या फिर ये कहीं जाकर छींकते भी है, समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है, बिकॉज मोदी जी है वो, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो आप कभी भी ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड कंप्लेन नहीं कर सकते, भाई ये क्यों पूछा है, ठीक है, समझ में आ गया। देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डिफेंस तो हो गया। स्पोर्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा ओलंपिक हो रखा है, ठीक है, ओलंपिक है, या फिर कोई किसी अवार्ड का, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड है, उसका नेम चेंज हो गया है, ठीक है, नेम चेंज हो गया है। तो ये ओलंपिक में भी गोल्ड किसने जीता है, कितने मेडल जीते हैं, क्या क्या होता है, पैरालंपिक वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा स्पोर्ट्स में। और भी होता है कि ट्रॉफ़ी, ठीक है, कोई ट्रॉफ़ी किससे रिलेटेड है, ठीक है, कोई ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, या फिर कौन से गेम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बनता है। तो स्पोर्ट्स एक बहुत वाइड एरिया है, ठीक है, बहुत वाइड एरिया है। तो ये कवर करने की मैं कोशिश करूँगी कम से कम टाइम में, बट कम से कम टाइम में कोशिश करूँगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, नहीं, कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, आर्ट एंड कल्चर, ओके, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। अब आर्ट एंड कल्चर के बारे में कैसे क्या पढ़ना होता है, जैसे कि हमारे क्लासिकल डांस है, हमारे जो स्टेट लेवल के डांस है, या फिर जैसे गरबा वगैरह हो गया, कोई ट्राइब है, ठीक है, कोई ट्राइब है तो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, कौन से, मतलब हमारे इंडिया के कौन से कोने से बिलोंग करती है वो ट्राइब। अगर वो ट्राइब किसी तरह का फेस्टिवल मनाती है, ठीक है, फेस्टिवल मनाती है, तो वो कौन सा फेस्टिवल है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, ओके, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। देन हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंटरनेशनल तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। अब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है, जैसे कि हमारा हो गया नीति आयोग, ठीक है, हमारा RBI, हमारा नाबार्ड,
सिडबी, सेबी, सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कच्चा चिट्टा हम यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे। इसीलिए जीके जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो ज़्यादा टाइम लेता है और इसको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है। लोग इतना पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी। देन जितना भी पोर्शन बच रहा है वो सारा का सारा हम मिसलेनियस पोर्शन में कवर कर लेंगे बेटा। ओके, ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? नेशनल सिंबल। ठीक है, नेशनल सिंबल। और डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से लिखूंगी सारी चीज़ें, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, अगर आपको पीडीएफ से लिखना भी पसंद नहीं है तो मेरा बुक अवेलेबल है। ठीक है, मेरा बुक अवेलेबल है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। और जिन लोगों ने कोर्स परचेस किया है उन्हें बुक फ्री में मिल जाता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करें फिर नेशनल सिंबल्स। तो नेशनल सिंबल्स में, ठीक है, नेशनल सिंबल ये पहला चैप्टर है हमारा। ओके, नेशनल सिंबल्स। तो नेशनल सिंबल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तिरंगा, नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग के बारे में सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। इसकी मतलब है क्या, क्यों था नेशनल फ्लैग, कैसे था, पहले कैसे था, बाद में क्यों हुआ, अभी जो प्रेजेंट में है उसका डिज़ाइन किसने कंफर्म किया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है 1906 की बात है। ठीक है, कब की? 1906। अब मैं कहानी बता रही हूँ, कोई लिखेगा नहीं, बस कान खोल के सुनिए। ओके, 1906 की बात है, 7 अगस्त। अगर बहुत ही डेट भी पूछ लिया, आजकल डेट पूछ रहा है एग्जामिनर, 7 अगस्त 1906 की बात है ये। हमारे जो इंडियन है सचिंद्र प्रसाद बोस जी, ठीक है, सचिंद्र प्रसाद बोस जी। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार, ठीक है, इन्होंने पहली बार एक ट्राई कलर 3 कलर का जो है फ्लैग हॉइस्ट किया। कहाँ पर फ्लैग हॉइस्ट किया? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इन्होंने ये फ्लैग हॉइस्ट किया था कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे? ये कलकत्ता में पहली बार। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको वो फ्लैग दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो जो ये वाला था, ठीक है, दिख रहा है आपको ये फ्लैग बच्चों? तो ये 1906 में, ठीक है, 1906 में, फिर से लिखना पड़ेगा, 1906 में जो है हमारे सचिंद्रनाथ बोस जी ने, ठीक है, सचिंद्र प्रसाद बोस जी ने ये फ्लैग हॉइस्ट किया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में फ्लैग हॉइस्ट किया था और कहा था कि ये इंडिया का फ्लैग है। मतलब ये अनऑफिशियल, पहला अनऑफिशियल फ्लैग माना जाता है ये। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये तो हमारे फ्लैग की तरह दिखता ही नहीं है ना? तो मुझे बताना, जब आप पैदा हुए थे तब और अब दिखने में आपकी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, आया है या नहीं? तो ऑब्वियस है, ये तो भाई हमारे इंडिया का फ्लैग है। इंडिया का फ्लैग है माने इसमें चेंजेस तो होंगे, है ना? चेंजेस तो होंगे। तो 1906 में जब ये पहली बार फ्लैग हॉइस्ट किया गया था, ये फ्लैग जैसे ही इन्होंने हॉइस्ट किया, ठीक है, तो इन्हें जो है जेल हो गई। ठीक है, इन्हें क्या हो गई, हमारे सचिंद्र प्रसाद जी को क्या हो गई, जेल हो गई। ठीक है, इन्हें जेल हो गई। फिर इसके 1 साल बाद, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है क्या? फ्लैग हॉइस्ट करना क्यों ज़रूरी था उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी। ठीक है, तो फ्लैग को देखने के बाद आपको, अगर आप इंडिया का तिरंगा देखते हो तो आपको क्या भावना आती है? आपको एक देशभक्ति की भावना आती है। आपको लगता है कि हाँ मैं इंडियन हूँ, या फिर मुझे पता है कि क्या हिस्ट्री है हमारी, हमने कितने स्ट्रगल किए हैं तब जाकर हम आज़ाद हुए हैं, और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं इंडियन हूँ। सच में मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं इंडियन हूँ, बिकॉज जिस तरह से केओस चल रहा है पूरे दुनिया में, उस तरह का कुछ चीज़ अभी तक हमें टच नहीं कर पाया, और मुझे नहीं लगता आने वाले 100 सालों में भी उस तरह का केओस हमें टच करेगा। ठीक है, बिकॉज हमारा जो देश है बहुत ही अच्छा देश है। ठीक है, तो ये भावना आपको फ्लैग देखने के बाद आती है। ठीक है, फिर कितना भी कट्टरवादी क्यों ना हो, लेकिन हमें ये भावना आती है। तो वही बात हुई थी
जब जब आंदोलन वगैरह हुआ करते थे तो ये बात छेड़ी गई थी, ठीक है। ये 90s की जो है ये 90s का टाइम था, तब ये बात छेड़ी गई थी कि एक फ्लैग भी कुछ होना चाहिए इंडिया का एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। भले हम ब्रिटिश काल में हैं, भले हम हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे हैं, बट हमारा एक फ्लैग होना चाहिए जिस फ्लैग को देखकर जो हमारा यूथ है, जो हमारे जवान हैं, उन लोगों का खून खौलना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी आज़ादी मिले। ये था इसके पीछे का रीज़न बच्चों, ठीक है। ये रीज़न था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके, इंटरव्यू वगैरह में काम आता है, ऐसे कोई पूछता नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ, मुझे कहानी तो बताना ही है। 1906 की ये बात हो गई। देन इसके एक साल बाद, तुरंत एक साल बाद 1907 में, ठीक है, 1907 में एक पारसी लेडी थी, ठीक है, एक पारसी लेडी थी, पारसी समाज की लेडी थी, नाम था उनका मैडम भिकाजी कामा। क्या नाम था, सारी चीज़ें लिखा के दूंगी, बस अभी सुनो, ठीक है। मैडम भिकाजी कामा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडिया का ही ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, ये भी अनऑफिशियल फ्लैग ही था बच्चों, ठीक है, ये भी एक अनऑफिशियल फ्लैग ही था, लेकिन इन्होंने ये जो है स्टटगार्ट जर्मनी में फ्लैग होइस्ट किया था। कहाँ पे, फहराना, होइस्ट मतलब फहराना, ठीक है, स्टटगार्ट जर्मनी में। कहाँ पे, स्टटगार्ट जर्मनी में। ये कैसा फ्लैग था, दिखाना मैडम, वेट लेट मी जस्ट शो यू। ये यहाँ पे, तो इसमें और इसमें थोड़ा सा सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे लोटस है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सन कर दिया, सप्तऋषि को सिंबलाइज कर दिया, और ये सैफरन कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। ओके, तो ये जो है फ्लैग इन्होंने वहाँ पे होइस्ट किया। अब आप सोच रहे हो कि जर्मनी में क्यों होइस्ट किया, यहाँ होइस्ट नहीं कर सकती थी, उतने दूर जाने के बाद कैसे होइस्ट किया, ठीक है, ऐसा तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। तो देखो, जर्मनी में होइस्ट करने का क्या मतलब है। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं ये फ्लैग, ठीक है, अगर मैं ये फ्लैग होइस्ट कर रही हूँ अपने घर के सामने, इस फ्लैग को देखने के लिए अगर 100 आइज़ ने भी इसको देखा, ठीक है, 100 आइज़ ने भी इसको देखा, तो उस 100 आइज़ में से 10 आइज़, ठीक है, माने 5 लोग तो भी, एटलीस्ट 5 पीपल, है ना, 5 पीपल सोचेंगे ना कि भाई ये फ्लैग है तो कहाँ का। सिंपल सी बात है, ये फ्लैग है तो कहाँ का, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि भाई इंटरनेट था, चलो फोटो क्लिक कर ली और फटाक से पता चल गया कि फ्लैग कहाँ का है, कैसा है, क्या है, नहीं था ना। तो जर्मनी में मैडम भिकाजी कामा ने जब ये फ्लैग होइस्ट किया था, तो इनका ये मैसेज था जर्मनी के लोगों को, पूरे दुनिया को एक्चुअली ये मैसेज था। वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, बस ध्यान में रखो। उनका एक मैसेज था कि भाई इंडिया जैसा भी एक देश है जहाँ पर ब्रिटिश की एक्चुअली कॉलोनी है, और जहाँ पर ब्रिटिश लोग उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं को बताने के लिए, वही चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये फ्लैग होइस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने ये सिर्फ जर्मनी में नहीं, ये फ्लैग इन्होंने पेरिस में भी होइस्ट किया था। कहाँ पे, पेरिस में भी होइस्ट किया था, फ्रांस में पेरिस में भी होइस्ट किया था। तो ये मैडम भिकाजी कामा की ये एक, कह सकते हो कि ये अनऑफिशियली फ्लैग था, लेकिन हमारे लिए एक तरह की उपलब्धि थी, हमारे लिए एक अच्छी बात थी, इसीलिए इसको याद रखना पड़ता है हमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है। बाद में इसी फ्लैग को हमारे इंदुलाल याग्निक जी, ठीक है, फ्रीडम फाइटर ही थे, वो लेकर वो मतलब इंडिया भाग कर आए थे इस फ्लैग को लेकर, ठीक है, इस फ्लैग को लेकर वो भाग कर आए थे। अब आप बोलोगे वो ये फ्लैग क्यों लेकर आए थे, मतलब क्या यहाँ इंडिया में वो फ्लैग नहीं था। तो देखो क्या था ना, अगर आप कोई एक मूवी भी देखोगे, आई थिंक हॉकी से रिलेटेड वो मूवी है, वहाँ पर भी जो है चोरी छुपके, ऐसा नहीं था। अब जो है हम इतने आज़ादी से फ्लैग होइस्ट कर पाते हैं, हम हमारा तिरंगा लहरा पाते हैं, उस टाइम पे इतना नहीं था। तो चोरी छुपके उसको उठाकर वहाँ से लेकर आना और फिर यहाँ पे होइस्ट करना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए, ठीक है। तो इसके जो मैंने कहा कि इंदुलाल याग्निक जी कौन लेकर आए थे, इंदुलाल याग्निक जी, ठीक है, याग्निक जी जो है इस फ्लैग को वहाँ से चुरा कर लेकर आए थे इंडिया में, ठीक है, इस फ्लैग को वहाँ से चुरा कर लेकर आए थे इंडिया में। तो ये थे 2 अनऑफिशियल फ्लैग, क्या थे बच्चों, ये थे 2 अनऑफिशियल फ्लैग। लेकिन इसके बाद एक हमारी जो कांग्रेस की कमेटी थी,
ठीक है। कांग्रेस की कमेटी माने हमारे जो अब ये जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको अभी के कांग्रेस से बिल्कुल मिक्सअप नहीं करना है आप लोगों को। अभी की जो कांग्रेस है एक वो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। अभी की जो कांग्रेस है ना बच्चों, अभी की जो कांग्रेस है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये था एक ग्रुप, ठीक है। ये था एक ग्रुप फ्रीडम फाइटर्स का, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स का। और कांग्रेस का मीनिंग, लिटरल मीनिंग कोई पार्टी नहीं होती है, ठीक है। कांग्रेस का एक लिटरल मीनिंग होता है ग्रुप, लोगों का इकट्ठा होना, ठीक है। तो आईएनसी में 1921 में, ठीक है, 1921 की बात आ रही है, 1921 में एक फ्लैग जो है वहाँ पे अडॉप्ट किया गया, ठीक है। वो फ्लैग हमारे अभी के फ्लैग से बहुत ही ज़्यादा मैच करता है, ठीक है बच्चों। वो फ्लैग जो है हमारे अभी के फ्लैग से बहुत ज़्यादा मैच करता है। और उस फ्लैग को, लेट मी जस्ट शो यू द फ्लैग, हाँ, ठीक है, देखो कितना ज़्यादा मैचिंग है ये फ्लैग, है ना। 1921 में ये डिज़ाइन किया गया था और ये फ्लैग पिंगई वेंकैया जी ने जो है इसको डिज़ाइन किया था। अब इसमें देखो मैचिंग है, इसको थोड़ा सा डार्क साफ्रॉन कलर है, ये थोड़ा सा फेंट जो कलर है, इसको इंडियन ग्रीन कहते हैं। अगर आप पेंटिंग वगैरह भी करते हो ना तो वहाँ पे इंडियन ग्रीन का जो है आपको कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे इंडियन ग्रीन कहते हैं, ओके। थोड़ा सा मिटा देती हूँ मैं ये। तो ये देखो, ये है 1921 का डिज़ाइन। ये पहला ऑफिशियल माना जाता है। क्यों ऑफिशियल माना जाता है? क्योंकि कांग्रेस की जो कमेटी थी, जो मैंने अभी कहा कि आईएनसी जो थी उसने इसको फ्लैग किया था, उसने इसको हॉइस्ट किया था, फहराया था, ओके। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब ये चक्रा नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब हमारे पास ये 24 स्पोक्स का, ठीक है, 24 स्पोक्स का चक्रा है, ठीक है। इसको मैंने चक्रा कहा, क्या, सॉरी। ये जो है चरखा नहीं है, ठीक है, चरखा नहीं है। अब इसको चक्र में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ना ऐसा माना जाता है, झगड़ा तो नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था कि गांधी जी जो है चाहते थे चरखा हो, ठीक है, चरखा ही रहे और हम इसी को कंटिन्यू करें। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात आ रही है, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात आ रही है कि भाई हम गांधी जी जो है हमारे, वो चाहते थे कि हम इसी फ्लैग को कंटिन्यू करें। लेकिन नेहरू जी चाहते थे नहीं, इसको कट करके हम चरखा को नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे चक्र, अशोक चक्र, और इसमें होंगे 24 स्पोक्स। क्या होंगे? 24 स्पोक्स, 24 तिल्लियाँ, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये, ठीक है। तो ये 24 स्पोक्स होंगे। अब ये जो चरखा है, ये रखना क्यों चाहते थे गांधी जी? बताना चाहते थे हम आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंस, ये जो है सेल्फ रिलायंस का प्रतीक है। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि सेल्फ रिलायंस तो हम वैसे ही हो गए, हम तो इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो हर चीज़ तो सेल्फ रिलायंस ही होगी, अब हम तो आत्मनिर्भर हो गए। अब ऐसा होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ कभी ना रुके, 24/7 जो है हमारी ग्रोथ चलती जाए। और ये ग्रोथ का प्रतीक है ये चक्रा, अशोक चक्रा, ठीक है, नेवी ब्लू कलर में है। तो ये सारी चीज़ें होगी बच्चों। अब हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है 1 बाय 1 इस कलर का मीनिंग। पिछले जितने भी हमने फ्लैग्स देखे उनके कलर के मीनिंग देखना है कि नहीं, बस हमें इस कलर का इस फ्लैग का कलर का मीनिंग, इसका जो है डायमेंशन, कैसे कैसे डिज़ाइन हुआ, किसने इसका मीनिंग बताया, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक ओवरलुक दे देती हूँ मैं, क्योंकि पॉलिटी अभी आपने पढ़ा नहीं है मुझसे, इसलिए एक ओवरलुक दे देती हूँ। अब मुझे बताना, अगर जैसे मेरा एम रेलवे का लोगो भी है, ठीक है, एम रेलवे का लोगो भी अगर मुझे बनाना है या फिर बन के रेडी है, मेरे सामने मेरे टीम ने मुझे रिप्रेजेंट किया, तो एज अ हायर अथॉरिटी, एज अ को ओनर ऑफ एम रेलवे, मुझे पूरा हक है उसको एक्सेप्ट करने का या फिर उसको रिजेक्ट करने का, है ना। तो हमारा जो ये फ्लैग है, इसको एक्सेप्ट करने का भी किसी ना किसी को तो राइट हुआ ही होगा, है ना, मतलब राइट था ही होगा, तभी तो जाकर ये हमारा फ्लैग बना है ना, सिंपल बात है। तो यहाँ पे थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? संविधान सभा, ठीक है, हमारी क्या थी बच्चों? संविधान सभा। तो संविधान सभा में बच्चों
स्पेलिंग गलत कर ली, हाँ संविधान सभा। अब ये संविधान सभा बनी कब, ये इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, तो वो छोटी सी कहानी मैं बता देती हूँ 5 मिनट में। देखो 1946 में जो हमारे यहाँ पे एक प्रस्ताव आता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा एक प्रस्ताव आता है, अंग्रेज के द्वारा एक प्रस्ताव आता है। ये क्या कहते हैं कि देखो हम आपको आज़ाद तो कर देंगे, ये हमेशा ऐसी कमेटी भेजा करते थे, 3 लोगों की कमेटी थी ये, वो पॉलिटी में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक ओवरलुक दे रही हूँ, ठीक है। तो 1946 में ब्रिटिश ने क्या किया था कि वहाँ के 3 लोगों को, 3 मेंबर को यहाँ भेजा गया था एज अ कमेटी, ठीक है बच्चों, एज अ कमेटी भेजा गया था। और इस जो कमेटी थी, इस कमेटी का काम था हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कर देना, हमारी संविधान सभा बना कर देना, ठीक है। और इस संविधान सभा का काम है हमारा संविधान लिखना, हमारी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होनी चाहिए, लॉज, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखना। जैसे कि अब फ्लैग होइस्टिंग का ही बात आ गया ना कि भाई फ्लैग जो है, इस फ्लैग को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये सारी की सारी जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, संविधान सभा के हाथ में थी। तो ये जो था 1946, ठीक है, 1946 की जो कमेटी आई थी उसी के मद्देनज़र ये संविधान सभा बनी थी। उन्होंने ही कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अगर मैं यहाँ पे भी उसको रिपीट करूँगी ना तो बोर हो जाओगे पॉलिटी में, इसलिए मैं उतना रिपीट नहीं कर रही हूँ, बस एक ओवरलुक जो है आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। तो संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे जो है अभी के इस फ्लैग को मंजूरी दे दी। अब कब मंजूरी दी, क्या मंजूरी दी, वो अब मुझे लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो अब देखो ये सारी हिस्ट्री तो पता चल गई ना कि भाई कहाँ से शुरू हुए हम, 1906 से, फिर 1907 में, 1907 में, फिर 1921 में, 1921 में, फिर 1947 में। तो इस तरह से इसकी हिस्ट्री चली है। और इन ईयर्स के दरमियान, इन सालों के दरमियान भी, ठीक है, जितने भी ये साल गुजरे हैं, इन ईयर्स के दरमियान भी बहुत सारे ट्राई कलर फ्लैग जो है, ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग जो है, 3 कलर फ्लैग या फिर 2 कलर फ्लैग जो है इंडिया में आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, जो हमारे डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने हमारा जो ये फ्लैग डिज़ाइन किया है, जो अब हम फहराते हैं, पिंगैया जो हमारे आंध्र प्रदेश के डिज़ाइनर थे, उन्होंने 100 डिज़ाइन रिप्रेजेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। कितने, 100, मतलब उन्होंने एक पूरी बुकलेट बना दी थी, एक पूरी बुकलेट बना दी थी, जो भी आपको पसंद आए फिर उसको क्या करना, एज क्या कहते हैं उसको, फ्लैग, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। किसने, पिंगली वेंकैया जी ने, पिंगली वेंकैया जी ने। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तो इन्होंने एक पूरी की पूरी बुकलेट बना दी थी। तो पहले के टाइम पे ना लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे, उनके पास टाइम था, फ़ोन में ऐसे घुसे नहीं रहते थे, टाइम पास नहीं करते थे। तो वो लोग ना हर एक चीज़ उनकी इतनी बारकाई की होती थी। जब हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा कुछ जीए अगर हम ख़त्म करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कितने ज़्यादा मेहनती थे। हम तो जैसे कि आजकल मेहनत भूल ही गए हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो नेशनल सिंबल में सबसे पहले नेशनल फ्लैग की सारी चीज़ें हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो नेशनल फ्लैग जो है कब अडॉप्ट किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेशनल फ्लैग जो है, अब लिखना शुरू करो बच्चों, चलो 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। नेशनल फ्लैग ये अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई को, ठीक है। नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड बाय, किसने अडॉप्ट किया होगा, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947। और ऑफिशियली हमारा ये फ्लैग बन गया था, ऑफिशियली हमारा ये फ्लैग बन गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, मतलब फहराया गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। अब इसमें जो है बच्चों हमें इसका कलर देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा क्रॉप करने दो, ओके। तो इसके हर एक कलर का मीनिंग,
ठीक है, इसके हर एक कलर का मीनिंग है, वो सारी चीज़ें हमें देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले सैफरॉन कलर, जो ये सैफरॉन कलर है, ठीक है, जो भगवा कलर है सैफरॉन कलर, इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग एक्चुअली किसने दिया है वो भी बहुत अच्छी कहानी है, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग ही देख लेते हैं। तो सैफरॉन कलर जो है ये करेज, ठीक है, ये करेज, सैक्रिफाइस एंड रिनंसिएशन की बात करता है। क्या करता है? करेज, सैक्रिफाइस, हिम्मत, त्याग और परित्याग की बात करता है। ठीक है, जो हमारे लीडर होंगे, इंडिया के जो हमारे लीडर होंगे, जिन्होंने भी ये मीनिंग दिया था, उन्होंने कहा था कि इंडिया के जो लीडर होंगे या फिर इंडियंस जो है उनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, सेक्रीफाइस करने की ताकत है और परित्याग करने की ताकत है, मतलब इंडियंस जो भी लीडर वगैरह हैं उनमें। ठीक है, तो सिंपल है, अगर हिंदी मीनिंग जानना है तो इसको फटाक से गूगल कर लो बच्चों और उसको लिख लो, ठीक है, नोट्स में अगर लिख रहे हो तो आप। तो सैफरॉन कलर ये बताता है करेज, सैक्रिफाइस एंड रिनंसिएशन। नेक्स्ट, ये क्या है? वाइट कलर। ओके, वाइट कलर। अब वाइट कलर अगर आप ऐसे नॉर्मली किसी को पूछ लो ना तो वो क्या बताएगा कि वाइट कलर इज ऑल अबाउट पीस। नहीं, जब इसका इंटरप्रिटेशन किया गया था तब जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने ही इसका पूरा मीनिंग दिया है। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग दिया है। तो ये वाइट कलर के बारे में उन्होंने कहा था ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ थॉट्स। क्या है? ट्रूथ एंड प्योरिटी इन थॉट्स। तो इसी को इंटरप्रेट करके नॉर्मल बोलचाली भाषा में हम इसे कहते हैं पीस। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में आ रहा है कि वाइट कलर इन आवर फ्लैग, इंडियन फ्लैग शोज व्हाट, और ऑप्शन है पीस और दूसरा ऑप्शन ये दिया ट्रूथ एंड प्योरिटी इन थॉट्स, और आपने ऐसे किसी का सुन सुना के पीस अगर टिक कर दिया तो फिर वो सुन सुना के जो होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ट्रूथ एंड प्योरिटी इन थॉट्स, वाइट कलर ये बताता है। ये ग्रीन कलर क्या बताता है बच्चों? ये वाला ग्रीन है ये ग्रीन कलर क्या बताता है? ग्रीन कलर इज ऑल अबाउट लाइफ, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या है बच्चों? ये लाइफ, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हमारे यहाँ पे जो है प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, इंडिया इज ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट, इंडिया इज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस नेशन। ठीक है, अबंडेंस है, इस तरह की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, लाइफ, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो है, अब ये सारी चीज़ें आपने लिख ली बच्चों। एंड दिस वन नेवी ब्लू कलर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो दिस थिंग चक्रा, ठीक है, ये क्या है? चक्रा। चक्रा में कितने स्पोक्स है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चक्रा में है हमारे 24 स्पोक्स, 24 तिल्लियाँ। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये सारी चीज़ 1 2 3 4 ये सारी चीज़। ठीक है, और इस चक्र का कलर क्या है ये पूछता है तो नेवी ब्लू कलर। ठीक है, नेवी ब्लू कलर। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है प्रोग्रेस एंड मूवमेंट 24/7। क्या शो करता है बच्चों? ये शोज प्रोग्रेस एंड मूवमेंट। ठीक है, तो मतलब हमारी ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। हमेशा हमारा जो देश है वो 24/7, क्योंकि 24 यहाँ पे तिल्लियाँ हैं, तो इससे इंटरप्रिटेशन आता है कि 24 घंटे हमारा जो देश है वो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एडवांसमेंट हो रहा है। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ हो गई। जो हमारा डायमेंशन होता है, ये जो हमारा फ्लैग है, इसका जो डायमेंशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है। इसका डायमेंशन देखो बच्चों, डायमेंशन ऑफ फ्लैग ये है आपका 2:3 का, 2:3 का रेशो में है। जैसे कि ये जो है ये आपका जो है विड्थ और ये है आपका लेंथ। ठीक है, तो लेंथ कम है, विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा है और जो उसकी लंबाई है वो कम है। तो इसका मतलब ये इसी के रेशो में चलेगा, 2:3 के रेशो में। ठीक है, ये है 2
और ये है 3, 2:3 के रेशियो में चलेगा। जैसे अगर कोई फ्लैग होइस्ट करना चाहता है 6, ठीक है, 6:9 का रेशियो होगा वो, ठीक है, 6:9। अब 6:9 कैसे किया मैंने, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रेशियो कैसा बन रहा है, तो ये 2:3 का ही तो रेशियो बन रहा है ना। तो आपका जो फ्लैग होगा, ठीक है, उसका डायमेंशन जो होगा वो 2:3 का होगा। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे फ्लैग बना रहा है, कोई ऐसे, और कोई फिर ये खड़ा ही फ्लैग बना रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा होगा तो फिर तो क्या ही रह जाएगा, मजाक बन जाएगा फ्लैग। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए फ्लैग का जो डायमेंशन है वो फिक्स कर दिया गया है, क्या है, 2:3। आप किसी किसी बुक्स में 3:2 पढ़ेंगे, तो डरना नहीं है, बस ध्यान में रखो ये विड्थ का प्रोपोर्शन बताता है और ये लेंथ का प्रोपोर्शन बताता है। तो मैंने जो 2:3 लिखा है यहाँ पे, ये है आपका लेंथ का प्रोपोर्शन और ये है विड्थ का प्रोपोर्शन। ओके, किसी किसी बुक में ये भी आपको देखने को मिलेगा। 3:2 भी होता है या 2:3, लेकिन जितना भी मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर देख रखे हैं या फिर जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ पे ऑप्शन में 2:3 ही आता है, ठीक है, 2:3 ही आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो ये कलर्स है, ठीक है। अब ये कलर्स के बारे में किसने बताया है बच्चों, नोट कर लो ये बात, नोट दिस पॉइंट। तो हमारे जो ये ऑल कलर्स मीनिंग, ठीक है, वर गिवन बाय, किसने दिए थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने। किसने दिए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो कलर की मीनिंग बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल है। कभी ऐसा सोचा है कि भाई हम साफ्रॉन कलर देख लेते, भगवा कलर देख ले, तो हम बोलते हाँ ठीक है भगवा कलर है, दैट्स इट। ऐसा कभी सोचा है कि इसके पीछे भी ये कारण होगा, फिलोसॉफिकल ये रीज़न होगा। तो ये जो है इन्होंने इसीलिए बता पाए, ये जो कलर का मीनिंग है इतना अच्छे से ये इसीलिए बता पाए बिकॉज ये फिलोसफी के टीचर थे और इनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है, इनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त थी। हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर एक इंडियन की इंग्लिश, हर एक जो इंडियन वहाँ पे था इतना नॉलेजेबल पर्सन था, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर था, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। तो देखो हमारे जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे, ये फिलॉसफी के टीचर थे। क्या थे बच्चों, ये फिलॉसफी के टीचर थे, फिलॉसफी के टीचर थे और इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, फिलॉसफी के टीचर थे। इसीलिए आपको पता है ना कि हम 5 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं, ठीक है, इन्हीं को कॉमेमोरेट करने के लिए हम 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चों हम, नेशनल टीचर डे, क्योंकि ये इतने अच्छे टीचर थे कि हमने इस डे को नेशनल टीचर डे घोषित कर दिया। ओके, फिलॉसफी के टीचर थे तभी इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है उन कलर्स का मीनिंग बताया। ओके, ऐसे नहीं कुछ भी उठाकर दे दिया कि चलो इसको फ्लैग मान लो, नहीं, ऐसे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है तभी जाके वो चीज़ें ऑल ओवर इंडिया क्या होती है उसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। जो हमारे ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी है, ये हमारे इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फिर पहले प्रेसिडेंट कौन थे ये भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो हमारे इंडिया के पहले जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये तो हमारे उपराष्ट्रपति थे पहले, लेकिन पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। और राजेंद्र प्रसाद जी ही जो है वो फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। यही यहाँ पे पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए मैंने इनका नाम यहाँ पे लिखा। ये हमारे फ्लैग कमेटी, जो हमारी फ्लैग कमेटी थी, ऐसा नहीं था कि जो हमारी संविधान सभा थी
तो सारे लोग एक ही काम के, सारे जो लोग हैं वो एक ही काम के लिए इकट्ठा बैठेंगे, वैसा नहीं था। अगर सपोज आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कोई कंपनी है, तो आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ है, क्या आप उस एम्प्लॉयज़ को सारे के सारे, सपोज 100 एम्प्लॉयज़ है आपके, तो वो सारे के सारे 100 एम्प्लॉयज़ को किसी एक ही प्रोजेक्ट पे आप लगाओगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। आप क्या करोगे, उन 100 जो भी पीपल्स है, 100 जो भी एम्प्लॉयज़ है, उनको डिवाइड करोगे, उनको डिवाइड करके हर एक अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करेगा। या फिर एक सिंगल भी प्रोजेक्ट है तो वो एक सिंगल प्रोजेक्ट के हर एक अलग अलग हिस्से पे काम करेगा। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फ्लैग कमेटी थी, और उस फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे बच्चों? उस फ्लैग कमेटी के चेयरमैन या फिर उस फ्लैग कमेटी को हेड किसने किया था? हेडेड बाय whom? हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्होंने ही, एक पॉइंट यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, तो इन्होंने ही भारत रत्न स्टार्ट किया था। क्या किया था? इन्होंने ही भारत रत्न स्टार्ट किया था। भारत रत्न क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कब स्टार्ट हुआ था? 2 जन 1954। हाँ, 1954। सबको बस इतना याद होता है कि 1954 में जो है भारत रत्न स्टार्ट हुआ, लेकिन एग्जामिनर भी इतना चालू हो गया है, उसने अब डेट भी पूछना शुरू कर दिए। तो अब याद रखो अब से, ठीक है, अब से आपको याद रखना है 2 जन 1954 से जो है हमारा भारत रत्न ये स्टार्ट हुआ। और ये स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे पहले प्रेसिडेंट, हमारे पहले राष्ट्रपति। ठीक है, अब स्टार्ट किया था, तो फिर मैम पहला जो हमारा भारत रत्न था वो कितने लोगों को मिला है? तो देखो, ये ऐसे कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती कि 3 ही लोगों को मिलना चाहिए, 4 ही लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन हमारा जो फर्स्ट भारत रत्न था ना बच्चों, वो 3 लोगों को मिला है। कितने? 3 लोगों को मिला है। 1 बाय 1 नाम याद रखो इनका। ठीक है, 3 लोगों को मिला है। तो सबसे पहले तो हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड प्रेसिडेंट, इन्हीं को मिला है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इन्हें मिला है। सेकंड जो मिला है, मतलब उसी टाइम पे 3 जो हमारे भारत रत्न मिले हैं, तो वो तीनों का नाम लिख लो यहाँ पे, डॉक्टर CV रमन। अब इन्हें क्यों भारत रत्न दिया गया? तो इन्होंने क्या किया था? रमन इफेक्ट की जो है डिस्कवरी की थी। ठीक है, 28 फेब, ये डेट पूछी जाती है बच्चों, ये ध्यान में रखना। 28 फेब 1928 को CV रमन जी ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, रमन इफेक्ट का जो है, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। अब ये क्या चीज़ है? तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइट रेज आती है, ठीक है, वो एक ही दिशा में ऐसे ट्रैवल नहीं करती, ये स्कैटर्ड होती है। ठीक है, ये फैलती है। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? CV रमन जी ने की थी। और इन्हीं के बदौलत, इसी डिस्कवरी के बदौलत 1930 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। वो हम जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं वहाँ पे भी कवर करूँगी, लेकिन ध्यान में रखना 28 फेब 1928 को CV रमन जी ने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के तहत ही इन्हें, इसी डिस्कवरी के तहत 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला। अब 20th फेब देख के कुछ लोगों को याद आ रहा होगा, अगर किसी ने 1-2 साल भी प्रिपरेशन कर रखी है तो उसको लगा होगा यार 20th फेब को तो कोई एक डे मनाया जाता है। ऑफकोर्स नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने 20th फेब को ये डिस्कवरी की और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। वो इंडिया का पहला फिजिक्स प्राइज़ था। इसी को कमोमरेट करने के लिए, इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल नेशनल साइंस डे मनाते हैं। कब? 20th फेब को। ओके, ऐसे इंटरलिंकिंग होती है बच्चों, ऐसे इंटरलिंकिंग करके पढ़ोगे ना, मैं गारंटी दे रही हूँ आप UPSC भी क्रैक कर लोगे। ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा जो आपको भारत रत्न था उस दिन, वो था C राजगोपालाचारी जी को मिला था। ठीक है, किसे मिला था? C राजगोपालाचारी। थोड़ा सा इसको इधर हटा देते हैं। ठीक है, C राजगोपालाचारी जी को मिला था। अब C राजगोपालाचारी जो है, इनके बारे में हम हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
तो फिलहाल इतना रखते हैं। अब ये हो गया। हम कहाँ से शुरू किए थे? हमने फ्लैग के बारे में शुरू किया था कि जो ये फ्लैग के कलर्स है इसका मीनिंग किसने दिया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिलोसफी के टीचर थे। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट थे। फ्लैग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे, माने पहले प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने ही भारत रत्न का इजाद किया था, भारत रत्न का फाउंडेशन किया था 2 जन 1954 को। और पहला जो भारत रत्न था वो 3 लोगों को मिला था। ठीक है, पहला जो भारत रत्न था वो 3 लोगों को मिला था। क्या नाम है उनके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, डॉक्टर CV रमन जी और C राजगोपालाचारी जी। ओके, अब फिर से हम फ्लैग पे कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लैग पे आ जाते हैं। तो फ्लैग जो है, हमारा जो फ्लैग है उसका क्लॉथ, ठीक है, फ्लैग के लिए क्लॉथ कौन सा यूज़ किया जाता है, कपड़ा कौन सा यूज़ किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फ्लैग के लिए कपड़ा कौन सा यूज़ किया जाता है? तो नॉर्मली आप अगर ऑप्शंस देखोगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा सिल्क। क्या होगा? सिल्क एंड कॉटन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो खादी हो सकता है। ठीक है, खादी हो सकता है, क्योंकि खादी जो है इन दोनों का ही संगम है, ध्यान में रखना है। लेकिन नॉर्मली सिल्क एंड कॉटन ही ऑप्शन होता है, तो सिल्क एंड कॉटन। अब तो देखो प्लास्टिक का भी फ्लैग बन गया है, पर लेकिन पहले इतनी लिबर्टी नहीं थी। ठीक है, पहले इतनी लिबर्टी नहीं थी। पहले ऐसा होता था कि जो आप फ्लैग बनाओगे, ठीक है, और सरकारी लोग ही, गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट, या फिर कहो कि गवर्नमेंट ऑफिसेस ही, ठीक है, जो KVIC है वही लोग, खादी का जो मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही पहले फ्लैग बना पाती थी, डिज़ाइन कर पाती थी, इसको प्रोड्यूस कर पाती थी। लेकिन अब ऐसा है क्या? नहीं, अब कोई भी ऐसे फ्लैग बना सकता है। लेकिन जो अभी भी देखो KVIC ही करती है। अभी भी अगर आप किसी ऑफिसेस में देखो, ठीक है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस में है, वो गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जो फ्लैग होते हैं वो कभी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से वो खरीदते नहीं हैं। KVIC ही बनाती है और KVIC ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो जो फ्लैग का क्लॉथ यूज़ किया गया वो कौन सा क्लॉथ यूज़ किया गया? सिल्क एंड कॉटन। सिल्क एंड कॉटन ऑप्शन में ना हो तो क्या? खादी। ठीक है, खादी। हो गई बात है क्लियर? आगे जो फ्लैग है ये डिज़ाइन किसने किया था? अभी हमने इतना देख लिया, अब आगे लिख लेते हैं। इतना तो हमने पूरा देख लिया कि भाई डिज़ाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने। फ्लैग वॉज, लिखना शुरू करो, फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय पिंगली वेंकैया जी। ठीक है, पिंगली वेंकैया जी। कब? इन 1921। ठीक है, 1921 में। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में अभी 13 डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं बच्चों। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, पहले 13 थे और 13 बन गए, 26 हो गए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स। तो अब थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिख लेते हैं कि 1906 की बात। ठीक है, इन 1906 ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, एक ट्राई कलर का फ्लैग जो है वो हॉइस्ट किया गया था, वॉज हॉइस्टेड। ये पहला फ्लैग था, अनऑफिशियली था, लेकिन ये पहला फ्लैग था जो पहली बार हॉइस्ट किया गया था एज ए इंडियन फ्लैग। ठीक है, हॉइस्टेड बाय सचिंद्र प्रसाद बोस जी। ठीक है, हॉइस्टेड बाय सचिंद्र प्रसाद बोस इन कलकत्ता। ठीक है, जो अभी का कोलकाता है तब कलकत्ता था वो, कलकत्ता में फॉर फर्स्ट टाइम। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं 7 अगस्त भी लिख लेती हूँ, 7 अगस्त 1906, ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पहली बार फ्लैग, जो इंडियन फ्लैग है वो हॉइस्ट कब किया गया? 1906 ऑप्शन में होगा। या फिर ये क्वेश्चन बनता है कि पहला जो फ्लैग हॉइस्ट किया गया था वो किन के द्वारा हॉइस्ट किया गया था? तो सचिंद्र प्रसाद बोस जी के द्वारा हॉइस्ट किया गया था। अब ये दो भी क्वेश्चन ना बने तो क्वेश्चन ये बनता है कि पहला जो फ्लैग हॉइस्ट किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो वो कलकत्ता में किया गया था।
ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। उसके बाद लेटर इन 1906, ठीक है, इन 1907 सॉरी 1907, एक साल बाद ही एक पारसी लेडी, वन पारसी लेडी, क्या नाम है उनका, मैडम बिकाजी कामा, बिकाजी कामा, इन्होंने हॉइस्ट किया था, हॉइस्टेड अनदर फ्लैग, सेम फ्लैग था क्या बच्चों, वो नहीं था, ठीक है। इनके जो फ्लैग में थे ऊपर ऐसे लोटस बने हुए थे 7, इनका जो फ्लैग था उसमें ऊपर सन थे 7, तो वो सप्तऋषि के बारे में बताता था, ठीक है। हॉइस्टेड अनदर फ्लैग, लेकिन वो भी ट्राई कलर फ्लैग ही था, 3 कलर ही फ्लैग था, ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग एट स्टटगर्ड, एट स्टटगर्ड जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में, और फिर बाद में पेरिस में भी, ठीक है, एंड लेटर इन पेरिस, ओके, पेरिस में। और इसी फ्लैग को लेकर कौन भागकर आए थे इंडिया में, इंदुलाल याग्निक जी, लिख लो ये। वैसे अभी तक इसके बारे में कभी क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन मैं अगर कहानी बता दी तो मैं सारी चीज़ें बता ही देती हूँ, लिख लो फिर भी। इंदुलाल याग्निक रन अवे with the same flag hoisted by Madam Bikaji Kama, Madam Bikaji Kama टू इंडिया, ठीक है, कहाँ पर लेकर आए वो, इंडिया में लेकर आए, कौन, इंदुलाल याग्निक जी, ओके, ये चीज़ हो गई। अब वो देखो पहले क्या होता था, अब फिर से कहानी शुरू, ठीक है। पहले क्या होता था, 2-4 ऐसे मौके थे तभी जो है आप फ्लैग हॉइस्ट कर पाते थे। जैसे एक था 26 जनवरी का मौका, ठीक है, दूसरा था आपका 15 अगस्त का मौका, ठीक है, और 2 अक्टूबर का मौका, ठीक है। तो ऐसा था ना कि ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद थोड़े दिन चली, तो ऐसा है ना कि भाई अगर आप किसी, और ये ऐसा भी नहीं था कि पब्लिक हॉइस्ट कर सकती थी, आप और मैं अभी फ्लैग लेकर घूम सकते हैं, ठीक है, 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो, तो हम क्या करते हैं, फ्लैग लेकर घूमते हैं वो पूरा दिन। मैं तो कभी नहीं किया वैसे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि पूरा दिन घूमो, उसको गाड़ी पे लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ, दूसरे दिन पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं उसका, ठीक है। तो क्या ये पहले प्रिविलेज सबको नहीं थी, ठीक है, ये ऐसे 3 ही मौके थे, 3-4 ही मौके थे ऐसे जहाँ पर फ्लैग हॉइस्ट किया जाता था, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एज अ पब्लिक हम कर सकते हैं कि अब क्या हम अपने घर के ऊपर हमारा जो तिरंगा है वो फहरा सकते हैं, जी हाँ फहरा सकते हैं। ये इतनी प्रिविलेज हमें क्यों मिली, कैसे मिली, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, इसके पीछे की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो देखो नवीन जिंदल जी जो है, जिंदल कंपनी के जो CEO है या डायरेक्टर है या फिर फाउंडर है, नवीन जिंदल जी, ठीक है, ध्यान में रखो, कौन, नवीन जिंदल जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने PIL फाइल कर दी। अब ये PIL क्या चीज़ होती है, PIL क्या भला है, तो PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित में जो जारी की जाती है ना, जो कंप्लेन जारी की जाती है या फिर केस जारी किया जाता है, ठीक है, क्या होता है ये, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये क्या चीज़ है, तो देखो क्या है, जैसे कि अभी सपोज़ अगर आप कोई केस करना चाहो, ठीक है, अगर कोई किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप केस करना चाहो तो आपको कैसे गुजरना पड़ता है, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे आप जा सकते हो, ठीक है, ये प्रोसीजर होती है। लेकिन PIL के अंतर्गत आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या फिर और होना चाहिए यहाँ पे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी परेशानी है वो लेकर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो।
वहाँ पे बस एक कंडीशन है कि वहाँ पे जो भी आप पॉइंट उठाओ वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। ऐसा ना हो कि आप आपका इंडिविजुअल पॉइंट उठा कर जा रहे हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, मेरे खुद के चाचा जी ने पीआईएल जो है लगाया था। हमारी जो कॉलोनी है, ठीक है, हमारी जो कॉलोनी है वहाँ पे क्लास 1 ऑफिसर, ठीक है, क्लास 1 ऑफिसर, उनका घर ऐसे लाइक उनका हाउस है, और वो क्या कहते हैं उसको, म्यूनसिपैलिटी का जो नल होता है ना, ठीक है, टैप वाटर, हाँ, टैप वाटर के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा एक बड़ा सा खड्डा कर दिया, और फिर उन्होंने कनेक्शन ले लिया, टैप वाटर का कनेक्शन लिया। अब कनेक्शन लेने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि जो सामने इतना बड़ा जो उन्होंने गड्ढा कर दिया सब पूरा पूरा, बहुत रोड ख़राब हो गया था, इतना बढ़िया रोड था, वो रोड पूरा ख़राब हो गया था। तो इनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो जो रोड उन्होंने ख़राब किया है उसे अच्छा करें, ठीक है, उसे अच्छा करें। लेकिन उन्होंने किया नहीं था, तो मेरे चाचा जी ने पीआईएल लगाई थी उनके खिलाफ। और फिर अच्छे मीटिंग बैठी थी, क्योंकि देखो क्लास 1 ऑफिसर होते हो, जब भी आप ऑफिसर वगैरह हो या फिर किसी भी पोजीशन पे हो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई गलत काम हो रहा है तो आपके खिलाफ पीआईएल कर सकता है कोई भी, ठीक है, आपके खिलाफ पीआईएल कर सकता है। अब ये चीज़ हो गई। अब जैसे दूसरी बात, जैसे स्कूल है, ठीक है, अगर कोई स्कूल है, अभी स्कूल के आसपास ही अगर कोई लिकर शॉप है, ठीक है, कोई दारू की दुकान है, तो आप एज अ सिटीजन, एज अ वाइस सिटीजन वहाँ पर भी पीआईएल लगा सकते हो कि भाई ये यहाँ पे होना ज़रूरी नहीं था, ये इस तरह से गलत हो रहा है, प्लीज़ इसके लिए कुछ कीजिए। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो इस मामले को लेकर, ठीक है। तो ये जो होता है पीआईएल, आप इंडिविजुअल, अब ऐसा तो नहीं कि मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, वो मेरा जो है कुत्ता लेकर भाग गया, तो मैं उसके खिलाफ केस करूँगी, तो डायरेक्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकती ना, ये तो मेरा इंडिविजुअल मामला हो गया। तो मैं क्या जाऊँगी, पहले लोअर कोर्ट में जाऊँगी, फिर हाई कोर्ट में जाऊँगी, और फिर नहीं फैसला मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगी। समझ में आ रहा है? मतलब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पड़ोसी से झगड़ा हो रखा है तो ये क्या पूरे के पूरे पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है? नहीं। लेकिन जो आपका फ्लैग होइस्ट करना है, ठीक है, जो आपका फ्लैग होइस्ट करना है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है बच्चों, ठीक है, आपका और मेरे इंटरेस्ट का मामला है। क्यों? क्योंकि आप और मैं तो चाहते हैं ना कि एज अ वाइस सिटीजन या फिर एज अ इंडियन हम हमारा तिरंगा फैला सकें। तो नवीन जिंदल जी ने भी ये कहा था कि देखो, एज अ इंडियन सिटीजन, और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इंडिया से, मुझे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मुझे प्लीज़ ये अधिकार दे कि मैं पूरे साल जो हमारा तिरंगा है वो मेरे कंपनी के बिल्डिंग पे लहरा पाऊँ, ठीक है, मेरे कंपनी के बिल्डिंग पे लहरा पाऊँ। ये जो पीआईएल है, ठीक है, ये ऐसा इन्होंने किया। तो ये जो पीआईएल है, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये लेकर कौन आया था, ठीक है, ये लेकर कौन आया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो पीएन भगवती जी, जस्टिस पीएन भगवती जी, इनका ये कह सकते हो कि इनका ये आइडिया था कि इंडिया में पीआईएल भी लेकर आना है। अब ये जो इंडिया में लेकर आना है आइडिया, ऐसा क्यों आया इनको, क्योंकि ये जो है पीआईएल यूएस में भी है, ठीक है, 1985 में इन्होंने लेकर आया था, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और यूएसए से इन्होंने ये बोरो किया, ठीक है, यूएसए से इन्होंने बोरो किया है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया फिर 2002 में, ठीक है, जिंदल जी का जो है केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 2002 में कहा कि ठीक है, एज अ पब्लिक, ठीक है, अंडर आर्टिकल, जो हमारा कलम है, हमारा जो आर्टिकल है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, कौन सा, 19(1)A, ठीक है, आर्टिकल 19(1)A के तहत सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आपको पूरी आज़ादी देते हैं कि आप तिरंगा लहरा सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, एज अ पीपल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप जो है तिरंगा लहरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कंडीशंस है। अब क्या कंडीशंस है? कंडीशंस ये है कि आपने तिरंगा जो है, हमारा जो फ्लैग कोड है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट कहो या फिर फ्लैग कोड कहो, उसका पालन करना चाहिए। जो भी रूल्स है फ्लैग से रिलेटेड वो जो है फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप जो है फ्लैग का डिज़ाइन आपके लोअर बॉडी पे नहीं करा सकते, ठीक है। आपने देखना है, कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा कि फ्लैग जो है, फ्लैग का डिज़ाइन जो है वो आपके लोअर बॉडी पे डिज़ाइन किया गया है, या फिर लोअर बॉडी का कोई
जैसे अगर यूएसए में देखो आप, तो यूएसए में जो बरमोडा वगैरह है या फिर चप्पल पे भी उनके फ्लैग का डिज़ाइन होता है। अब ये चीज़ अगर आप इंडिया में करोगे तो कितना बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना ज़्यादा जद्दोजहद करके हम लोगों को आज़ादी दिलाई है। तो अगर आप फ्लैग की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर आपको फ्लैग जो हमारा तिरंगा है वो भी फैलाने का कोई अधिकार नहीं। मतलब इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको अधिकार देते हैं एज ए इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 19(1)(a। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? 19(1)(a। अब ये कौन सा आर्टिकल है बच्चों, ये पॉलिटी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी अभी यहाँ जानना जरूरी है। ये राइट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसके तहत आपको फ्लैग होइस्ट करने का मौका मिलता है। ठीक है, इसके तहत आपको फ्लैग होइस्ट करने का मौका मिलता है। तो आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर ले बच्चों, चलो नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले क्या है, नवीन जिंदल जी के बारे में। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो, शायद क्लास बहुत ही लंबा बन गया है, कोई बात नहीं। नवीन जिंदल, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक PIL फाइल की थी, फाइल PIL, ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट। ओके, और PIL क्या है? PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जनहित में जारी PIL, आपने सुना होगा ऐसे। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, PIL है, वो इंडिविजुअल के या फिर आपके खुद के। ठीक है, अभी तो ऐसा हो गया है ना कि PIL ना बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े हायर अथॉरिटी या फिर बहुत बड़ी पावर उनके हाथों में है ना, वो लोग PIL अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए भी जारी कर रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। ठीक है, ये पब्लिक जनहित का मामला है, ऐसे दिखा रहे, पता है क्या? तो जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? PN भगवती जी ने, PN भगवती जी ने, जस्टिस PN भगवती जी। कब? इन 1985। और फिर इस PIL के जो PIL फाइल किया गया तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आपको पूरा हक है एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आप जो है फ्लैग होइस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप जो है फ्लैग होइस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सारे रूल्स मानने होंगे। और ये जो फ्लैग होइस्ट करने का अधिकार है वो कौन सा है? आर्टिकल 19(1)(a। कौन सा है बच्चों? आर्टिकल 19(1)(a। ओके, तो यहाँ पे सारी जो चीज़ है, और जो ये आर्टिकल 19(1) है, इसी के तहत प्रेस चलता है, अपना मीडिया जो है इसी के तहत चलता है, बोलने की आज़ादी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे पॉलिटी में, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आपको सोच समझ के ही बातें करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हमने नेशनल फ्लैग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह से, ठीक है बच्चों, इसी तरह से मेरे कोर्स जो है या फिर मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। पूरा जो है उसका निचोड़ आप लोगों को मिलेगा। ओके, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तभी आप कोर्स परचेस करोगे, अदरवाइज़ आप कोर्स परचेस नहीं करोगे। ओके, माँ बाप का पैसा ऐसे कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को। अगर समझ में आया और अगर आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में मैं वैल्यू एडिशन करूँगी, तभी आप एम रेलवे में वैल्यू एडिशन करना एज अ मॉनिटरी। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है, अदरवाइज़ कैसे होगा? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कैसे लगा आपको आज का क्लास। ओके, थैंक यू।